हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमृता पटेल और आज के इस वीडियो में कवर करेंगे थर्ड चैप्टर जो कि है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो वही सेम इंस्ट्रक्शंस के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आप नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज 10th क्लास का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, धातु एवं अधातु। सबसे पहले धातु और अधातु होते ही क्या है उसे देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे इसके भौतिक गुणधर्म। धातु बेटा आप सबने देखा होगा, छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। धातु, सबसे पहली बात आपने जो हमेशा पढ़ी है वह यह है कि धातु की जो सतह होती है वो चमकीली होती है, चमकदार होती है, और अधातु की सतह जो होती है वह चमकदार नहीं होती है। और हमने एक चीज़ छोटे से जो पढ़ते आ रहे हैं वह यह है कि धातु जो होते हैं वह ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु अधातु ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। पर आज इसको हम एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, अंतर के फॉर्म में पढ़ते हुए चलेंगे। और जो इनके अपवाद हैं जो आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है उन्हें आप अच्छे से याद करिएगा, इनको पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, धातु और अधातु। सबसे पहली बात, इनकी भौतिक अवस्था किस प्रकार की होती है। और ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम जब भी धातु और अधातु पढ़ेंगे तो आप धातु के नाम को सुनकर अपने दिमाग में रखिए लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, सोना। और अधातु में आप लकड़ी, प्लास्टिक, इन चीज़ों को दिमाग में रखिए तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भौतिक गुण धर्म के आधार पे धातु और अधातु के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक अवस्था, किस प्रकार की भौतिक अवस्था होती है धातुओं की। तो धातु ठोस होते हैं और अधातु ठोस या फिर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। परंतु इसमें एक अपवाद धातु में क्या है कि एक धातु जो कि है पारा, इसे हम बोलते हैं मरकरी, इसका सिंबल है Hg। तो मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। और अधातु में अपवाद क्या है, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है, ब्रोमीन इसे हम लिखते हैं Br, इसका सिंबल है। यह एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम चमक। तो आपको पता है बेटा, सोना, चांदी, लोहा, इसकी सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। और लकड़ी चमकती है, कभी नहीं चमकती। तो वही बात है कि जो धातु होते हैं उनकी सतह चमकदार होती है, परंतु अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती है। परंतु इसमें एक अपवाद क्या है, आयोडीन। आयोडीन जो होता है वह चमकदार होता है। उसके बाद कठोरता की बात करें तो आपको पता है लोहा बहुत कठोर होता है। तो बात यही है, धातु कठोर होते हैं और अधातु कठोर नहीं होते हैं। पर इसके अपवाद क्या हैं, धातु में सोडियम और पोटेशियम यह बहुत सॉफ्ट होते हैं बेटा। सोडियम और पोटेशियम इतने नरम होते हैं कि आप इसे एक चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो यह इसका धातु का अपवाद हो जाएगा। अगर आपसे 1 नंबर में पूछा जाए वह कौन सा धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है, तो आप बताएंगे सोडियम या पोटेशियम। उसके बाद अधातु कठोर नहीं होते, परंतु हीरा, यह कार्बन का अवरूप है, इसको कार्बन एलोट्रोप बोलते हैं इंग्लिश में। हीरा, डायमंड जो होता है वह आपको पता है बहुत कठोर होता है, परंतु हीरा कैसा एक अधातु है। तो इसमें अपवाद हो जाएगा कि जनरली जो अधातु होते हैं वह कठोर नहीं होते हैं, परंतु हीरा कठोर होता है। उसके बाद देखेंगे गलनांक एवं इसका क्वथनांक। गलनांक होता है बेटा वह तापमान जिस तापमान पे कोई भी ठोस गलने लगता है, और क्वथनांक जिस तापमान में उबलने लगता है। तो अगर धातुओं की बात करें, क्योंकि धातु कठोर है तो यह गलेंगे भी ज़्यादा तापमान पे और उबलेंगे भी ज़्यादा तापमान पे, तो इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, जनरली ज़्यादा होता है। परंतु अधातु क्योंकि सॉफ्ट होते हैं तो इनका गलनांक क्वथनांक भी कम होता है। और धातुओं में अपवाद क्या है, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम यह जैसे अपने हाथ में भी रखेंगे तो आपके हाथ ही गर्मी से ये पिघल से जाते हैं। तो यह दोनों अपवाद हैं। उसके बाद ऊष्मा एवं विद्युत, यह तो हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं धातु।
जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है, ये एक लोहे की रॉड ली और लोहे की रॉड को अगर आप एक तरफा से गर्म करना शुरू करें और एक तरफ से इसको पकड़ लेंगे तो कुछ समय बाद आपको हाथ में गर्म लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है। धातु, लोहा, लोहा होता है Fe, आयरन, आयरन ऊष्मा का सुचालक है। आप यहाँ से गर्म कर रहे हैं पर ये ऊष्मा यहाँ जाते जाते आपको यहाँ गर्म फील होगा। और यह आपने उदाहरण देखा है खाना बनाने में, जब भी आपने कढ़ाई पे खाना रख गर्म हो रहा है और अगर आपने वहाँ पे करछी छोड़ दी वैसी ही तो करछी कुछ समय बाद गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह धातु है। परंतु यदि आप इस पे ऊपर लकड़ी छोड़ देंगे, लकड़ी का अगर आप छोड़ देंगे इस पे करछी, तो लकड़ी का कितनी देर भी रखी रहे वह गर्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लकड़ी एक अधातु है और अधातु ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं कि ऊष्मा और विद्युत में जो धातु है वह सुचालक है परंतु अधातु होते हैं वह कुचालक होते हैं। पर इनका अपवाद क्या है? अपवाद है शीशा, पीबी, लेड बोलते हैं इसको। और अधातु में अपवाद क्या है बेटा? ग्रेफाइड। यह भी कार्बन का एक अवरूप होता है ग्रेफाइड, और यह जो ग्रेफाइड होता है वह होता है विद्युत का सुचालक। उसके बाद बात करेंगे आघातवर्ध्य, मतलब कि क्या धातुओं को पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है? तो हाँ, धातु जो होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं? आघातवर्ध्य होते हैं। इसका मतलब कि धातुओं को पीट के पतली चादर में बदला जा सकता है परंतु अधातुओं को पतली चादर में नहीं बदला जा सकता। लकड़ी को यदि आप ठोकेंगे तो लकड़ी पीटने पर टूट जाएगी, वह पतली चादर में नहीं बदलेगी। परंतु आप सोना चांदी को कूट कूट के पतली चादर में बदल सकते हैं। उसके बाद है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज़ को पतली तार में बदलना। ठीक है, यहाँ पे चादर में बदलना और यहाँ तार में बदलना। यह क्वेश्चन भी 1 नंबर में आ जाता है कई बार कि तन्यता से आप क्या समझते हैं। तो धातु जो होते हैं वह प्रायः पतली तार में बदल जाते हैं। जैसे हम घरों में अपनी इलेक्ट्रिक वायर यूज़ करते हैं, उसके अंदर कौन सी तार रहती है? प्लास्टिक के अंदर कॉपर वायर होती है ना, और वह कितनी पतली पतली होती है कॉपर वायर इस तरह की, है ना। पर जो अधातु होता है उसे हम पतली तारों में बदल नहीं सकते। और लास्ट है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब क्या है बेटा? कि धातु को यदि आप बजाएंगे, जैसे आप एक प्लेट को अगर गिर जाए या फिर एक ग्लास आपसे गिर जाए या फिर जब स्कूल की घंटी बजती है तो वह सब धातु हैं और उनसे ध्वनि जो उत्पन्न होती है वह एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है और यह विशेषता केवल धातुओं में देखने मिलती है। इसलिए कहा जा रहा है कि धातु एक विशेष प्रकार की ध्वनि पैदा करता है परंतु अधातु इस प्रकार की कोई ध्वनि पैदा नहीं करते हैं। अधातु जैसे आपने एक टेबल ली और टेबल को आप बजाएंगे तो इस तरह की बस एक आवाज़ आएगी, कोई छनक की आवाज़ नहीं आएगी। तो अधातु जो है वह ध्वनिक नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहला देखेंगे कि धातुओं का वायु में दहन करने पे क्या होता है। और हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था कि वायु में दहन करना मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे क्यों लिखा है। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप फर्स्ट क्लास देखिएगा। धातुओं की ऑक्सीजन से किस प्रकार अभिक्रिया होती है? तो जब आप धातु और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएंगे मतलब धातु का दहन करेंगे तो जो फलस्वरूप बनेगा वह बनेगा धातु ऑक्साइड। और यह 1 नंबर में पूछा जाता है कि धातु ऑक्साइड किस प्रकार का होता है, अम्लीय या फिर क्षारीय? तो यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और यदि अधातु ऑक्साइड होता तो वह अम्लीय होता। ये कुछ बेटा 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो आप नोट करते चलिएगा, इनको स्टार मार्क कर लिया करें क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है कॉपर, यदि कॉपर का आप दहन करते हैं तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। और यह किस कलर का होता है? काले रंग का। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि धातु का यदि दहन करते हैं तो वह बनाता है धातु ऑक्साइड जो क्षारीय होता है। परंतु कई बार इस प्रकार के धातु ऑक्साइड बन जाते हैं जो क्षारीय भी होते हैं और अम्लीय भी होते हैं। तो इस प्रकार के जो धातु ऑक्साइड बनते हैं जो धातु अम्लीय भी होते हैं, अम्लीय मतलब एसिड और क्षारीय मतलब बेस। तो एसिड और बेस दोनों ही गुण को वो प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के धातु ऑक्साइड क्या कहलाते हैं बेटा? उभयधर्मी ऑक्साइड्स। ठीक है, क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड्स। अगर इनकी परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा है ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय तथा
क्षारीय दोनों प्रकार के का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तथा जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर आप इसे अभिक्रिया से समझें तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये एक एल्युमिनियम आपको पता है धातु होता है। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड जब एक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पे क्षार हो गया और यहाँ पे लवण बनाया इसने एल्युमिनियम क्लोराइड और क्या बनाया? जल। ठीक है, वही हमने जो बात करी थी लवण और जल। पर जब आपने एल्युमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई एक क्षारक के साथ जो कि है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो यहाँ पे किस प्रकार अभिक्रिया कर रहा है? अम्ल की तरह, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? लवण एवं जल। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये एग्जाम्पल क्या दिखा रहा है कि एक बार एल्युमिनियम ऑक्साइड क्षार की तरह अभिक्रिया कर रहा है और दूसरी अभिक्रिया में यह अम्ल की तरह अभिक्रिया कर रहा है। तो इस प्रकार के ऑक्साइड्स क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड्स। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन और एग्जाम्पल के साथ अभिक्रिया याद रखिएगा। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे पेपर में कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि जितने भी धातु होते हैं वह किस प्रकार उनका दहन होता है ना। पर कुछ धातु ऐसे होते हैं जो कि बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी वायु में रख देंगे और उनमें हल्का सा भी यदि जल पड़ा, पानी पड़ा, तो वह तुरंत आग पकड़ लेंगे। और कुछ इसी प्रकार का धातु है सोडियम भी, इसलिए इसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है कि आग ना लगे एवं कोई भी दुर्घटना से बचा जा सके। तो इसका आंसर यही है कि सोडियम तथा पोटेशियम, किसी की बात हो सकती है, सोडियम तथा पोटेशियम खुले में रखने पर आग पकड़ लेता है, इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक, सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे धातु एवं जल की अभिक्रिया, कि धातु जल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है। तो जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह धातु ऑक्साइड बनाता है और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। यह बिल्कुल याद रखा करिए कि कौन सी गैस निकल रही है किस अभिक्रिया में? हाइड्रोजन गैस। और हमने हाइड्रोजन गैस का परीक्षण भी किया था इससे पहले सेकंड चैप्टर में। देखिए 10th क्लास की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है साइट पे, आप उसको चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको 10th क्लास के वहाँ पे सारे चैप्टर्स लाइन वाइज मिल जाएंगे। तो सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। पॉप ध्वनि जो आती है उससे हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, अब जो अलग अलग धातु होते हैं वह जल के साथ अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। क्यों? प्रश्न आता है क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सारे ही धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग होती है। कोई धातु बहुत अधिक क्रियाशील होता है और कोई धातु कम होता है, इसी प्रकार ये अभिक्रिया करते हैं। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है सोडियम और पोटेशियम। यह हम पहले भी देख चुके हैं कि सोडियम और पोटेशियम बहुत अधिक क्रियाशील होता है। तो सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया करता है। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? यह हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बेटा, कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, जैसे चूने में आप पानी मिला देंगे तो बहुत उबलता है, चूना अपने आप उबलने लगता है और बहुत गर्म हो जाता है घड़ा। क्यों? क्योंकि वह एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है जहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही होता है कि सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल से ही अभिक्रिया कर लेते हैं और बहुत तेज वो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसकी अगर आप रिएक्शन देखना चाहें तो इस तरीके से होती है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा निकलती है। वैसे अगर हम देखें कैल्शियम, तो कैल्शियम किस प्रकार अभिक्रिया करता है? कैल्शियम जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कम क्रियाशील है। अभिक्रिया में उत्पन्न H2 गैस कैल्शियम धातु के अभिक्रिया में उत्पन्न H2 गैस कैल्शियम धातु से, यहाँ पे से होगा, कैल्शियम धातु से
चिपक जाती है अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, जैसे अगर कैल्शियम है यहाँ पे और कैल्शियम की जल से अभिक्रिया होगी तो जो इससे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई है, आपको पता है गैस हल्की होती है इसलिए ऊपर बहती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जो उत्पन्न हो रही है वह इस कैल्शियम के ऊपर लग जाएगी और कैल्शियम से क्या होगा, हल्का हो जाएगा, तो कैल्शियम ऊपर तैरने लग जाएगा। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करके ऊपर क्यों तैरने लगता है, तो आप यही बताएंगे कि इस अभिक्रिया के दौरान जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है वह हाइड्रोजन गैस कैल्शियम के ऊपर चिपक जाती है एवं कैल्शियम सतह पे तैरने लगता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर तैरना प्रारंभ कर देता है। इसमें भी तैरता क्यों है, सेम रीजन जो हमने ऊपर पढ़ा वही है कि मैग्नीशियम के ऊपर भी सतह पर कौन सी गैस की परत बन जाती है, हाइड्रोजन गैस की, इसलिए मैग्नीशियम भी ऊपर तैरने लगता है। फिर हम देखेंगे एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो यह भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। आपको पता है भाप बहुत गर्म होती है, गर्म जल से भी अधिक तापमान किसका होता है, भाप का, भाप ज़्यादा गर्म होती है। तो एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये अभिक्रिया करते हैं भाप के साथ। उसके बाद यदि देखें बेटा लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। या आप इनके सिंबल याद रख करिए, Ag मतलब होता है सिल्वर, Au होता है गोल्ड, Cu कॉपर और Pb होता है लेड। ये किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, यह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होता कि आपने सोना पहन रखा है अगर अपने कान में, या फिर आपने सोने की अंगूठी पहन रखी है तो वह कुछ टाइम पे, क्योंकि आप पानी में तो रोज आपका हाथ आता ही है, तो क्या आपका सोने की जो अंगूठी है वह घुल जाती है या फिर काली पड़ जाती है? नहीं। क्या उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है? क्या आपकी चांदी की पायल में कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं। इस प्रकार की कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है आपके सोने चांदी में। और वैसे ही लेड और कॉपर में भी जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो टॉपिक है वह है धातु एवं अम्ल की अभिक्रिया। यह हमने सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ लिया था, तो यहाँ बस इसको हल्का सा देखेंगे कि धातु जो है वह तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। परंतु एक अम्ल ऐसा है जो धातु के साथ अभिक्रिया करता है परंतु हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि धातु जो है वह नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, ठीक है। तो धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित क्यों नहीं करता, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक मतलब जो उपचयन कर दे, तो ऑक्सीकारक होता है जो क्या करता है, उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन गैस बन तो रही है पर क्यों नहीं उत्पन्न हो पा रही, क्योंकि HNO3 एक बहुत ही प्रबल, बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या करेगा, जो आपकी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो भी रही है अभिक्रिया में, वह उसे तुरंत ही ऑक्सीकृत करके, ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, जल बना देगा। मतलब आपका जो H2 है वो ऑक्सीडाइज होके, उपचयन होके H2O बन जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। ये थे सारे जो हैं धातु की रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ ली। उसके बाद थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी। इसका मतलब बेटा इसमें क्या हम पढ़ते हैं कि जो भी धातु होते हैं वह अलग अलग अभिक्रियाशीलता को प्रदर्शित करते हैं, पर इनका क्या ट्रेंड है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, यह इस टेबल में हम देखेंगे। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में
व्यक्त किया जाता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि व्यवस्थित किया जाता है। जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में यहाँ पे धातुओं को बताया गया है। तो देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा धातु है? पोटेशियम। सबसे अधिक कौन है? पोटेशियम। इनके सिंबल लिखते चलते हैं। फिर है सोडियम Na, फिर है कैल्शियम Ca, उसके बाद होता है मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम के बाद आता है जिंक, उसके बाद आता है आयरन, फिर आता है बेटा लेड Pb, उसके बाद है हाइड्रोजन, उससे भी कम अभिक्रियाशील है कॉपर, और उससे कम है मरकरी, फिर है सिल्वर, और फिर सबसे कम अभिक्रिया जो करता है वह होता है गोल्ड। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाता है 1 नंबर में कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो वह हो जाएगा पोटेशियम फर्स्ट नंबर पे। और यदि पूछा जाता है आपसे सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है, तो आप याद रखेंगे लास्ट कौन सा होता है? गोल्ड। और आपको बेटा ऐसे भी याद रहेगा कि देखिए आप सोना पहनते हैं, और सोना कभी भी ऐसा नहीं होता ना कि आपका सोने की चेन काली पड़ जाए। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है वह सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो यह श्रेणी होती है। इसको आप हल्का से याद रखिएगा, क्योंकि अभी जब हम पढ़ेंगे किस प्रकार धातुओं को हम पृथ्वी से निकालते हैं, तो वहाँ पे आपको ये ट्रेंड याद रखना होगा कि जो अधिक अभिक्रियाशील हैं उन्हें हम किस प्रकार अलग करते हैं, जो बीच में आते हैं मध्य में उन्हें, और जो कम अभिक्रियाशील होते हैं धातु उन्हें हम किस प्रकार से अलग करते हैं। ठीक है, यह है श्रेणी। उसके बाद 4th टॉपिक हमारा है बेटा आयनिक यौगिक। अब आयनिक यौगिक क्या होते हैं? देखिए, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखिए समझते हैं इसे। क्या होता है? एक है धातु और एक है अधातु। एग्जाम्पल से समझिए, ए है धातु और बी जो है वह अधातु है। अब इसमें यौगिक किस प्रकार बनेगा कि धातु जो है वह अपना इलेक्ट्रॉन अधातु को दे देगा। ठीक है, और इस प्रकार से इनके बीच में जो बनेगा यौगिक वह कहलाएगा आयनिक यौगिक। आयनिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयंस बन गए ना। देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये A+ बन गया, और बी ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो बी एक इलेक्ट्रॉन लेके माइनस बन गया। 9th क्लास में सब चीज़ आपने पढ़ी है कि आयंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे आयंस बन रहे हैं, और आयंस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, जो अबंध बन रहा है, उससे आप बोल रहे हैं कि ये एक आयनिक यौगिक है। तो यहाँ पे कुछ आयनिक यौगिक हमने लिए हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार से आयनिक यौगिक बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे NaCl। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सोडियम होता है, सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11 और क्लोरीन की होती है 17। ठीक है, यदि हम देखें इसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्ष में आते हैं, तो पहले कक्ष में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएंगे 8, 2 8 10, अब बचा 1, तो लास्ट वाले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्लोरीन। तो क्लोरीन में कितने होते हैं? 17। यहाँ पे लिख भी लेते हैं 11 और 17, तो जाएगा 2 8 और 7। अब देखिए हमने बेटा 9th क्लास में पढ़ लिया था कि जो कोई भी धातु होता है या फिर आप कहें कोई भी तत्व होता है, वह क्या चाहता है, कोई भी एलिमेंट, कि मैं स्थिर रहूं, मैं स्टेबल रहूं। और स्टेबल रहने के लिए उसको क्या करना होता है कि अपने कक्ष में वह 8 इलेक्ट्रॉन रख ले, है ना, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रख ले। तो वह ऐसा करने के बाद क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेगा? सोडियम एक ऐसे धातु को ढूंढेगा या फिर ऐसे अधातु को ढूंढेगा जो इससे एक इलेक्ट्रॉन ले ले, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वह इस प्रकार के किसी तत्व को ढूंढेगा जो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सोडियम है यह एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा? क्लोरीन को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम जो है वह हो जाएगा 2 और 8, और जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हमने इसको किस प्रकार से पढ़ा है कि देने वाला अमीर होता है। अमीर होता है मतलब पॉजिटिव, और कितना दिया? 1 दिया, तो यहाँ प्लस आएगा,
और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, और लेने वाला क्या होता है, गरीब होता है, तो ये हो गए। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 7 थे, एक और लेने के बाद ये 8 बन गया। और कितने इलेक्ट्रॉन लिए, एक, तो यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा, लेने वाला गरीब तो वहाँ पे नेगेटिव आएगा। वैसे इसका ये नहीं है कॉन्सेप्ट, रियल बात ये होती है क्योंकि इसके जो न्यूक्लियस है उसमें कितने हैं, प्रोटॉन, आपको पता है प्रोटॉन प्लस होते हैं और प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन जब 11 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 11 थे, मतलब 11 पॉजिटिव को 11 नेगेटिव ने बैलेंस कर रखा था। अब जब यहाँ से एक नेगेटिव निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो इसमें कितने बचे अब, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन तो भाई बैलेंस कर देंगे, पर अभी भी एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो एक प्लस चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, और वही यहाँ पे एक प्लस दिखाया जाता है। इस प्रकार से आयंस बन गए, और इन्हीं के बीच में आयनिक यौगिक बनेगा, जो बनेगा NaCl। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब देखिए आपको समझ में आएगा, यहाँ पे Cl बस एक क्लोरीन क्यों था, यहाँ पे 2 क्लोरीन क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको डायग्राम बना के समझें तो मैग्नीशियम जो होता है उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8 और 2, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या होती है 12। ठीक है, तो बाहर कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन आए। और वहीं अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के बारे में हमने देख लिया है अभी, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 2, 8 और 7, और यहाँ भी 2, 8 और 7। तो मतलब इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। तो देखिए ये क्लोरीन देना चाहता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन, देना आसान है क्योंकि 8 करना है ना, अब 6 ले तो नहीं पाएगा किससे, तो 2 देना आसान है, तो यह एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इस क्लोरीन को, और यहाँ पे 8 हो जाएंगे, और एक देगा दूसरे क्लोरीन को, तो यहाँ भी 7 की जगह 8 हो जाएंगे। अब देखिए ये बैलेंस हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे हो गए 2 और 8, और कितने दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये बनेगा Mg2+। और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, अलग अलग लिया, तो ये क्लोरीन जो है वो बन जाएगा Cl- और ये क्लोरीन बन जाएगा Cl-, और इस प्रकार से ही मैग्नीशियम क्लोराइड आयन बनेगा, आयनिक यौगिक। ठीक है, उसके बाद 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम ऑक्साइड का, Na2O। इसे आप वीडियो पॉज करके खुद भी प्रैक्टिस करिए कि किस तरीके से हमने पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक बनाया, कि किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर किस कक्ष को इलेक्ट्रॉन देना है या लेना है। आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करिए। चलिए अब देखते हैं, आपने ट्राई कर लिया होगा। सोडियम 11 होते हैं, 2, 8, 1। आपको पता है बाहरी कक्ष में चाहेगा कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन रहे तब मैं स्टेबल रहूँगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कितने हैं बेटा, 2 ऑक्सीजन, 2 क्या है, सोडियम है, तो एक और सोडियम बनाएंगे, सोडियम 11, 2, 8 और 1। उसके बाद अगर हम देखें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है, 8, और इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होंगे, 2 और यहाँ पे 6। अब देखिए ये कक्ष क्या चाहता है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन रहें, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से लेगा, तो ये सोडियम बन जाएगा Na+, और इसके पास आ जाएंगे 2 और 8 इलेक्ट्रॉन। वैसे ये सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, और इसके पास भी जाएंगे 2 और 8, और ये बन जाएगा Na+, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है। और ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो कितने लिए, 2, तो कितने माइनस आएंगे, 2-, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाहर वो हो जाएंगे 8। और इस प्रकार से ही Na+, 1 और एक Na+, और यहाँ पे O2-, इनके बीच आयनिक यौगिक बनेगा जो कि कहलाएगा Na2O। और वैसे एक एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप खुद ट्राई करिएगा, और अगर नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद अगर हम देखिए आयनिक यौगिक के गुण धर्म, तो अब देखिए क्योंकि आयनिक यौगिक किस से बन रहा है बेटा, आयन से बन रहा है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो आकर्षण है
है ना। ये देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो आकर्षण है वह बहुत अधिक होता है। इसलिए जो आयनिक यौगिक बनते हैं वह बहुत मजबूत होते हैं, उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वह बहुत ही मजबूत होता है। तो इसी आधार पे हम इनके गुण धर्मों की बात करते हैं। पहला है भौतिक प्रकृति। तो किस प्रकार से होते हैं, आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनों में मजबूत आकर्षण बल होने से यौगिक ठोस एवं कठोर होता है। देखिए वही जो हमने बात करी कि आयंस के बीच में क्या होता है, क्योंकि पॉजिटिव अलग अलग चार्ज है ना, तो भाई आपने पढ़ा है कि ऑपोजिट जो होता है वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, है ना। विपरीत एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो आकर्षण होगा दोनों के बीच में और इनका यौगिक बहुत कठोर और ठोस बनता है। उसके बाद देखें गलनांक और क्वथनांक। तो आपको पता है बेटा कि जो चीज़ें ठोस है, मजबूत है, वह देर से गलेंगी, देर से उबलना शुरू होंगी, तो इसीलिए इनका क्या होगा, गलनांक और क्वथनांक भी बहुत अधिक होगा। एक बार इसको देख लेते हैं। आयनिक यौगिक में मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण होने के कारण यौगिक को तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे आप ऊर्जा लिख लीजिएगा, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करते हैं घुलनशीलता। और सामान्यतः ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, परंतु केरोसिन, पेट्रोल में आदि में इस प्रकार के विलयन, जो केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, जहाँ पे आयंस नहीं बनते, ये क्या है, कार्बन कंपाउंड है, इनमें आयंस नहीं बनते, तो इस प्रकार के विलयन में अविलीय मतलब कि अघुलनशील रहते हैं। और उसके बाद देखेंगे विद्युत चालकता। तो यह विद्युत के कैसे होते हैं बेटा, किसी विलयन में विद्युत के चालक के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। मतलब कि अगर विद्युत चालक होना है, कहीं अगर करंट बहना है ना, तो करंट होने के लिए क्या होना चाहिए, आयंस होने चाहिए जिनमें गतिशील हो, आवेशों में गतिशील, मतलब पॉजिटिव आवेश हो, नेगेटिव हो, है ना, धनात्मक ऋणात्मक, और ये गतिशील होने चाहिए। जब ये गति करेंगे तभी तो करंट बहेगा। वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक होते हैं विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में आयन की गति संभव नहीं होती है, परंतु आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गमन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए आयनिक यौगिक के गुणधर्मों की बात। उसके बाद हम देखेंगे कि धातुओं की प्राप्ति। हम ये जो हम धातु पढ़ रहे हैं, लोहा कहाँ से मिलता है, सोना कहाँ से मिलता है, चांदी कहाँ से मिलता है, इन सब के बारे में अब पढ़ेंगे और इन्हें किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। देखिए इसे मैंने एक फ्लो चार्ट के रूप में बनाया है, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, अगर आप इसको अलग अलग पढ़ते तो शायद आपको याद नहीं रहता, परंतु आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अयस्क। देखिए अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से धातुओं को प्राप्त किया जाता है। तो धातुओं को 3 श्रेणी में बांटा गया है, जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होते हैं, फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातु होते हैं और निम्न अभिक्रियाशील धातु होते हैं। वही जो मैंने पहले आपको बताया था कि सक्रियता श्रेणी आपको पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्यों आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग धातुओं की अभिक्रियाशीलता क्या है। तो जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होते हैं उन्हें प्राप्त करने की विधि कौन सी होती है, विद्युत अपघटन। इसमें आप विद्युत अपघटन मतलब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करके भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है कि उच्च अभिक्रियाशील धातु को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, तो आप बताएंगे विद्युत अपघटन के द्वारा। ठीक है, अब जो इसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम होता है वह क्लोराइड के फॉर्म में मिलता है, मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। और जो एल्युमिनियम होता है वह ऑक्साइड के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है, ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। ठीक है, जब हम यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो देखिए विद्युत धारा प्रवाहित करने में क्या होता है बेटा, यह एक विलयन है। आप एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है, तो एनोड और कैथोड में कैथोड क्या होता है, देखिए जो कैथोड होता है वह चार्ज क्या होता है उसमें, नेगेटिव, ठीक है, ऋणात्मक। और जो एनोड होता है
उसमें चार्ज होता है पॉजिटिव, धनात्मक। तो क्या होगा, आपने अभी पढ़ लिया है कि आयनिक यौगिक में जैसे हमने लिया सोडियम क्लोराइड तो Na+ होता है और Cl- होता है। अब अगर हमें Na चाहिए तो Na किस तरफ जाएगा, भाई ये पॉजिटिव है, ये धनात्मक है, तो किस तरफ आकर्षित होगा, ऋणात्मक की तरफ। तो जो सोडियम है वह जाएगा कैथोड की तरफ और क्लोरीन जो है वह जाएगा एनोड की तरफ, और इस प्रकार हम कैथोड से फिर सोडियम को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हमें क्या मिलेगा, शुद्ध धातु मिल जाएगा। वहीं अगर हम सेकंड देखें, मध्यम अभिक्रियाशील धातु जैसे कि आयरन, जिंक, लेड, देखिए ये किस प्रकार से मिलते हैं बेटा, ये कार्बोनेट या फिर सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं, कई बार ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम किस प्रकार मिला, क्लोराइड के फॉर्म में, जैसे क्लोराइड यहाँ पे लगे हुए हैं, और एल्युमिनियम मिला ऑक्साइड के फॉर्म में। वैसे ही आपको यहाँ के जो धातु हैं किस प्रकार मिलते हैं, कार्बोनेट के और सल्फाइड के रूप में, पर इन्हें हमें बदलना होता है ऑक्साइड्स में। ठीक है, जैसे कार्बोनेट है जिंक कार्बोनेट, ठीक है, ZnCO3 कार्बोनेट होता है, तो जिंक कार्बोनेट है, आपको इसको पहले किसमें बदलना होगा, ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड में, ZnO। फिर इसके बाद आप इसको धातु को, जिंक को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या क्या होता है। यदि आप कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदल रहे हैं तो यह कहलाता है निष्पातन। ठीक है, निष्पातन, ये याद रखिएगा। अगर आप कार्बोनेट को ऑक्साइड में परिवर्तित कर रहे हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है निष्पातन, और यदि आप सल्फाइड्स को ऑक्साइड में बदलना चाहते हैं तो वह कहलाता है भ्रंज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि जिंक कार्बोनेट है, कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, जिंक कार्बोनेट को जब आप तापमान मतलब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, और हमें ऑक्साइड ही तो चाहिए। उसी प्रकार से ये हो गया निष्पातन। और अगर आप भ्रंज, भ्रंज प्रक्रिया क्या है, सल्फाइड से ऑक्साइड बनाना, तो इसमें आप क्या करेंगे, जिंक सल्फाइड को जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे बनेगा जिंक ऑक्साइड, और फिर इससे जब आपके पास ऑक्साइड बन गया तो इससे आपको जिंक धातु निकालना बहुत सरल हो जाएगा। इसमें बस आप उपचयन करवाएंगे, तो उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना भी उपचयन होता है। तो आप इसमें अभिक्रिया करवाएंगे जब कार्बन से, तो बन जाएगा, आपको मिल जाएगा शुद्ध जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और जो लास्ट होता है बेटा निम्न अभिक्रियाशील धातु, यह किस प्रकार से आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर पहले कौन कौन से आते हैं देख लें, कॉपर, मरक्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, और प्लेटिनम, ये सारे धातु किस में आते हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातु में। और यह किस फॉर्म में मिलते हैं बेटा, सल्फाइड्स अयस्क के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमें दो, आपकी एनसीईआरटी बुक में दो दिए गए हैं, एक दिया है आपको मरक्यूरी सल्फाइड और एक दिया है कॉपर सल्फाइड। ठीक है, मरक्यूरी सल्फाइड को सिनाबार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनाबार। मरक्यूरी सल्फाइड को सिनाबार भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आप इनमें से प्राप्त करना चाहते हैं मरक्यूरी को तो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, देखिए आपने पहले क्या पढ़ा था कि यदि आपको सल्फाइड्स को ऑक्साइड में बदलना है तो वो क्या कहलाएगा, भ्रंज, और आपको यहाँ पे सल्फाइड्स ही मिले हैं तो आप भ्रंज की प्रक्रिया से क्या बना लेंगे, यहाँ पे ऑक्साइड बना लेंगे, मरकरी का ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और जब इसे आप अधिक गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मरकरी मिल जाएगा, और इसी प्रकार से जब कॉपर ऑक्साइड को अधिक गर्म करेंगे, कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए ये कहाँ से आ गया और कॉपर ऑक्साइड, अरे जब आपने एक बीकर में मान लीजिए कुछ भी है, यहाँ पे आप कॉपर ऑक्साइड से कॉपर प्राप्त कर रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड तो बहुत सारा होगा ना, तो वही बात है कि जब भी साथ में अभिक्रिया करेंगे तो आपको कॉपर अलग से मिल जाएगा। यह एक टेबुलर फॉर्म में है बेटा, यह आपको बहुत यूज़फुल रहेगा याद रखने में, क्योंकि इसके अगर नोट्स बनाएंगे तो 2-3 पेज में अलग अलग नोट्स आएंगे और वो याद करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप इसको बना के ऐसे याद करिएगा, और डिटेल में आपको इसको देखना है तो आपकी बुक में इसकी सारी रिएक्शंस लिखी हुई हैं। तो यह कुछ परिभाषाएं हैं जो आपसे पेपर में कई बार पूछ जाती हैं, जो मैंने कहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला है खनिज। खनिज क्या होता है, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों
या यौगिक को खनिज कहा जाता है। मतलब आपको जो भूपर्पट्टी पे ही प्राकृतिक रूप से खनिज तत्व मिलते हैं, यौगिक मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है खनिज। उसके बाद अयस्क। अयस्क क्या होते हैं? ऐसे खनिज जिनसे धातु को आसान एवं लाभदायक तरीके से प्राप्त किया जाता है, वह क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। ठीक है। और गैंग क्या होते हैं? गैंग होती हैं खनिज अयस्कों में उपस्थित मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियां होती हैं, जिसे गैंग कहा जाता है। ठीक है। अब जो आपको धातु है, मान लीजिए अगर कार्बन ही आयरन है या फिर गोल्ड है, तो आपको ऐसा नहीं है कि ज़मीन से पूरा पूरा सोना मिल जाएगा या फिर पूरा लोहा मिल जाएगा, नहीं, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी होंगी और उन्हीं अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, जो हम खनिज की प्राप्ति का पहले जो पढ़ के आए हैं बेटा, उसको अगर हम वर्गीकृत करना चाहें तो 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला होता है अयस्कों का समृद्धिकरण। ठीक है, मतलब गैंग को हटाना पहले में आता है। उसके बाद होता है धातुओं का निष्कर्षण। ये जो अभी हमने पहले पूरा टेबल फॉर्म में पढ़ा है, वह होता है धातु का निष्कर्षण। और लास्ट इसकी तो तीसरा स्टेप होता है, वह होता है धातुओं का परिष्करण। अब यह क्या होता है? देखिए, जब आपने निष्कर्षण में टेबल में देखा था, आपको वहाँ पे सोडियम मिला, कॉपर मिला, जिंक मिला, मरकुरी मिला, तो क्या ये शुद्ध फॉर्म में मिल जाएंगे? नहीं, ये पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होंगे। इनका परिष्करण करके इन्हें और शुद्ध किया जाता है। तो यही देखते हैं इसमें। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे आसान उपयोगी जो विधि होती है, वह क्या है? विद्युत अपघटनीय परिष्करण। ठीक है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करवा के इसको प्राप्त किया जाता है। अब यह किस प्रकार होता है, देखते हैं इसको। जैसे कि आप यहाँ पे एक विलयन लेंगे, कैसा होगा? ये अम्लीकृत विलयन होगा। अम्लीकृत, ये हम पढ़ रहे हैं कॉपर के लिए। ठीक है, आपकी बुक में कॉपर के लिए दिया है, तो हम कॉपर के लिए पढ़ेंगे किस प्रकार होता है। तो आप जो यहाँ पे विलयन लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, वो भी किसका होगा? कॉपर सल्फेट का, और अम्लीकृत होगा। अम्लीकृत मतलब कि इसमें थोड़ा सा अम्ल मिला होगा। ठीक है, तो अम्ल क्या है यहाँ पे? डाइल्यूट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अम्लीकृत CuSO4 का विलयन लेंगे, इसमें क्या क्या होगा? CuSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4। एक नंबर में कई बार पूछ लेता है कि अम्लीकृत विलयन में कौन सा अम्ल है, तो आप ये बताएंगे। ठीक है, उसके बाद एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। ठीक है, तो जो कैथोड होता है बेटा, नेगेटिव साइड, तो कैथोड में आप क्या रखेंगे? शुद्ध धातु। शुद्ध धातु मतलब कॉपर की एकदम शुद्ध कैथोड रॉड बनेगी। और जो एनोड होगा, एनोड में क्या लेंगे आप? अशुद्ध धातु। जो कॉपर है वही अशुद्ध जो है वो यहाँ पे लेंगे इस तरफ। फिर जैसे यहाँ पे आप स्विच बंद करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो यहाँ से कॉपर निकल के, एनोड से निकल के किस तरफ जाने लग जाएगा? कैथोड की तरफ। ठीक है, आपको डायरेक्शन दिख रहा होगा कि यहाँ से बाहर आ रहा है कॉपर और किस तरफ जा रहा है? कैथोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से आपको रॉड में क्या मिल जाएगा? शुद्ध कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, और एनोड पंख, यह क्या होता है? अब देखिए, अशुद्धियों में केवल कॉपर तो नहीं होगा, अशुद्धियां और भी होंगी, तो वह सारे अशुद्धियां यहाँ पे नीचे जमा हो जाती हैं, इसे कहते हैं एनोड पंख। ये था पूरा खनिज प्राप्ति किस प्रकार से की जाती है। फिर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, पर यहाँ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है, तब वह संक्षारित हो जाता है एवं यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। मतलब लोहे में जंग लगना, आपने देखा है, लोहा एक प्रकार का धातु है। हम तो क्या पढ़ते आ रहे हैं कि लोहा एक धातु है। यदि लोहे में जंग लग जाए, इसका मतलब लोहा खराब हो गया, संक्षारित हो गया, और इसी को हम कहेंगे लोहा का संक्षारण हो गया। वैसे ही आपने देखा है चांदी, चांदी काली पड़ जाती है ना, तो वो भी संक्षारित हो गई। आपके घर में जो कॉपर, अगर आपने देखा है, कॉपर कई बार हरा पड़ जाता है, तो ये सब क्या है बेटा? संक्षारण के उदाहरण हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किस प्रकार से संक्षारण हो रहा है, क्या अभिक्रिया हो रही है, वह देखेंगे। तो जो सिल्वर होता है, सिल्वर किससे रिएक्ट करता है? सल्फाइड से, है ना। यहाँ पे H2S सल्फाइड है, उससे रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या बनता है? सल्फाइड किसका बनता है? सिल्वर का, सिल्वर सल्फाइड, जो कि काले रंग का होता है। कई बार आपने देखा है पायल काली पड़ जाती है, यह इसी प्रकार, इसी के यौगिक बनने से होती है। ठीक है,
उसके बाद देखेंगे कॉपर। कॉपर क्या होता है, हरा हो जाता है। अब कॉपर हरा क्यों जाता है, क्योंकि वह वातावरण में जो कॉपर डाइऑक्साइड है उससे जल से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट, जो कि एक हरे कलर का परत चढ़ा देता है कॉपर के ऊपर। उसके बाद देखिए लोहे में जंग लगना। तो लोहे में किस प्रकार जंग लगती है, आपने देखा होगा जब लोहे को, मान लीजिए लोहे की रॉड है, बहुत दिन छत में पड़ी है, सालों साल छत में पड़ी है, वहाँ पे बारिश भी हो रही है, नमी भी आ रही है, तो नमी मतलब आर्द्रता है ना, वायु में नमी होने का मतलब क्या है, आर्द्रता। तो जो आर्द्र वायु होगी, मतलब कि जिस वायु में नमी होगी, जल के कण होंगे, वह वायु क्या करेगी, आयरन से अभिक्रिया करेगी और वहाँ पे फेरस ऑक्साइड बना देगी, जो कि भूरे रंग का होता है। इस प्रकार से क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है धातुओं का। ठीक है, अब इससे सुरक्षा किस प्रकार की जाती है, मेन हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है। तो इसकी सुरक्षा के लिए देखिए हम क्या करते हैं, धातुओं की संक्षारण से सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, पेंट करके, है ना। क्या करते हैं, जो लोहे की रॉड है, जैसे आपके घरों में लोहे के दरवाजे लगे हैं, स्कूल में जो आपकी खिड़कियों में लोहे की रॉड लगी है, उसके ऊपर पेंट किया जाता है। पेंट क्यों किया जाता है, ताकि लोहे का संक्षारण ना हो। तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशदल लेप करके। यशदल लेप क्या होता है, वह होता है जिंक, जिंक का लेपन करके, या फिर क्रोमियम, क्रोमियम का लेप करके, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एनिडीकरण। अब ये क्या होता है, एल्युमिनियम की परत चढ़ाना, या फिर आप मिश्र धातु बनाकर भी संक्षारण से सुरक्षा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए यष्त्र लेपन क्या होता है, लोहे एवं इस्पात, इस्पात मतलब स्टील को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते मतलब जिंक, जस्ते मतलब जिंक, जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, यष्त्र लेपन। ठीक है, उसके बाद ये एक एक आपसे डेफिनेशन कई बार 2-2 नंबर में पूछ लेता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। और मिश्र धातु तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही। ठीक है, तो मिश्र धातु क्या होता है, 2 या 2 से अधिक धातु, या फिर 2 या 2 से अधिक धातु एवं अधातु। ठीक है, धातु होता है बेटा मेटल और अधातु होता है नॉन मेटल। तो आप मेटल को चाहे मेटल से मिलाइए, चाहे तो आप मेटल को मिलाइए नॉन मेटल से। ठीक है, वहाँ पे क्या बनेगा, इससे मिलाने से जो समांगी मिश्रण बनता है उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। और यह किस प्रकार के होते हैं, इनकी जो गुण होते हैं वह जिनसे मिलाकर बनाया गया है उनके गुणों से बहुत अलग होते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है लोहा जिसमें जंग लगती है, पर जब हम इसे इस्पात में कन्वर्ट कर दें, मतलब स्टील बना दें, तो आपने सुना है स्टेनलेस स्टील होता है जिसमें जंग नहीं लगती, और वह किस प्रकार बनता है, इसी प्रकार मिश्र धातु बनाकर। ठीक है, और यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, विसमांगी नहीं, समांगी मिश्रण होता है। अभी लास्ट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शुद्ध आयरन को यदि आप कॉपर के साथ मिलाएं तो क्या बनता है, कठोर लोहा बनता है ना। उसी प्रकार से यदि आप लोहे में थोड़ा सा क्रोमियम और थोड़ा सा निकल मिला देंगे तो क्या बनता है, स्टेनलेस इस्पात मतलब स्टेनलेस स्टील बनता है ना। अगर आपसे पेपर में 1 नंबर में पूछा जाए कि लोहे में क्या मिलाने से स्टेनलेस स्टील बनता है, तो आप बताएंगे क्रोमियम और निकल। उसी प्रकार से पूछेगा आपसे कि अमलगम क्या होता है, तो अमलगम होता है धातु में पारा, पारा मतलब Hg, मरकरी, है ना। अगर आप धातु में पारा मिला रहे हैं तो वह बनाएगा अमलगम। यह सब मिश्र धातु के नाम हैं, तो आप मिश्र धातु का नाम याद रखेंगे और उसमें कौन कौन सी धातुओं को या फिर धातु अधातु मिलाया गया है ये भी याद रखेंगे। उसके बाद होता है पीतल। तो पीतल में क्या होता है बेटा, तांबा, तांबा मतलब कॉपर, कॉपर में मिलाया जाता है जिंक को, जस्ता। ठीक है, तो कॉपर और जिंक इन दोनों का जो मिश्र धातु बनता है उसे कहते हैं पीतल। उसके बाद जो कॉपर और टिन, टिन होता है Sn, तो ये जो कॉपर और टिन से बनता है मिश्र धातु वह कहलाता है कांसा। और जो है सीसा मतलब लेड, Pb और टिन जो Sn होता है, तो जो लेड और टिन से जो मिश्र धातु बनता है वह कहलाता है सोल्डर। ये सारे टॉपिक्स थे 10th क्लास NCERT साइंस के 3rd चैप्टर के धातु और अधातु। उम्मीद है आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आता है
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी सारे वीडियोज़ को शेयर करिए और इनके नोट्स ज़रूर बनाइए। थैंक यू।